लवली स्टूडेंट, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अपने परिवार वालों के साथ बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू गिव माय इंट्रो इन अ ब्रीफ। आई एम योर मेंटर रितु। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँगी। फिलहाल के लिए अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड कराऊँगी। यहाँ पर बायोलॉजी के साथ-साथ यानी कि कंसेप्ट के साथ-साथ मैं एनसीईआरटी को और हम लेके चलेंगे साथ में। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे इस टाइम पे ना थोड़े पैनिक हो जाते हैं। पैनिक का इन द सेंस ये हुआ कि पूरा साल बहुत सारी हमने किताबें पढ़ी हैं, कभी कोई बुक, कभी कोई बुक। बट एट ए टाइम पे आगे कई बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये बुक पढूँ, नहीं, वो मेरी फ्रेंड बता रही थी, नहीं वो बुक बढ़िया है, वो पढ़ना बेटर ऑप्शन है। राइट नाउ अभी ये टाइम नहीं है सोचने का कि मुझे ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है। अगर मैं बात करूँ बहुत सारी बुक्स आप लोगों के पास है, पूरा का पूरा ढेर लग जाता है। अब उसमें क्या दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है, दिक्कत नहीं है कि बुक्स बहुत सारी है, दिक्कत ये है कि आप लोग कितना टाइम दे पा रहे हो उसको। अब बात ये कहें कि होता क्या है, एक्चुअल में फिनोमिना क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी बुक्स ले आते हैं, कंसर्न से किसी से भी पूछते हैं, वो टीचर बताती है नहीं वो बुक बढ़िया, तुम वो कर लो बेस्ट होगा। बच्चे बहुत सारी बुक्स रख लेते हैं और ये कहता नहीं, अगर बाई चांस, और बच्चों का मन इतना चंचल तो होता ही है, जब वो पढ़ने बैठते नहीं, ये वाली बुक्स रह गई है, वो वाली बुक्स रह गई है, ये वाला कंसेप्ट उस बुक में से कर लेना चाहिए। ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इस टाइम पे क्योंकि हमारे 20 या 25 दिन रह रहे हैं, इस टाइम पे सिर्फ हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ना है, ना कि ज़्यादा बुक्स के चक्कर में रहना है। और एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है। एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, एनसीईआरटी को ही पढ़ो, सब कुछ आना एनसीईआरटी से। हम लगाते ज़रूर है बुक साथ में, बट वो सिर्फ बेनिफिट ये देने के लिए कि भाई कंसेप्ट थोड़ी क्लियर कट हो जाए। दिखने में एनसीईआरटी पतली ज़रूर है, पर वो डीप कंसेप्ट लेके बैठी हुई है अपने। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी रिगार्डिंग बायोलॉजी, रिगार्डिंग चैप्टर्स, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी अपनी साइड से कोशिश करूँगी। विदाउट टाइम वेस्ट आई विल बी स्टार्ट माई चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो ये चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही चैप्टर फर्स्ट क्यों उठाया है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है, इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग जब हमारी पूरी की पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट होके जो फंक्शन करती है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जो देती है, वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अगर मैं जस्ट एग्जांपल की बात करूं, अगर आपके टीचर ने कोई आपको प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, ग्रुप बांट रखे हैं, अब ग्रुप जब ही सक्सेस होगा, अच्छा प्रोजेक्ट जब ही बनेगा, जब क्या होगा, सब बच्चे अपना अपना क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट होके अच्छे से फंक्शन करेंगे। अगर सब अपनी अपनी चलाने लगे तो फिर प्रोजेक्ट का तो भगवान ही जाने क्या होगा फिर। अब बात करते हैं स्टिमुलस की। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस की अगर मैं बात करूं तो हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होता है, उसके रिगार्डिंग में जो हमारी जो बॉडी है, उसके रिगार्डिंग जो रिस्पोंड करती है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, वो स्टिमुलस बन जाता है। चलो, हमने कोऑर्डिनेशन का मतलब जान लिया और स्टिमुलस का मतलब जान लिया। अब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट किसके द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन करने के लिए दो सिस्टम है। एक हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम और एक हमारा होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं ये? चलो, ये भी हम अभी जानते हैं। अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, वो अगर केमिकल सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि केमिकल के फॉर्म में अपना मैसेज एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाता है, उसको इंडिकेशन देता है कि तुम्हें अब ये फंक्शन परफॉर्म करना है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ हमारे नर्वस सिस्टम की, जो वो सिग्नल प्रोवाइड करता है, वो किसके फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, या फिर ये कहें इम्पल्स के फॉर्म में। अब ये इम्पल्स क्या होता है, शांत हो जाओ। इम्पल्स का मतलब होता है मेम्ब्रेन्स के अराउंड, मेम्ब्रेन्स के आसपास जो आयनिक डिफरेंस होता है, उसी को हम इम्पल्स जनरेट कहते हैं। चलो, अगर मैं बात करूं हमारे नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अब वो
तुम खुद ही बताओ। वो स्लो प्रोसेस इसलिए है क्योंकि एक सेल से निकलकर उसको अपने टारगेट साइट में जाना है, बट किसके थ्रू जाएगा वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा। इस वजह से वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, उसे अपने टारगेट साइट पे पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। वहीं पर अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, ये अपना जो है जैसे इसको स्टिमुलस मिला वैसे ही अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, यानी कि ये फास्ट प्रोसेस है। आगे बात समझ में। वहीं पर अगर मैं बात करूं, नर्वस सिस्टम फास्ट जरूर होता है बट शॉर्ट लिव्ड के लिए होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। ये नहीं है कि आपका नर्वस सिस्टम उसे एक एक्सटर्नल बाहर से कोई स्टिमुलस मिला उसके रिस्पॉन्स में लंबे टाइम तक रिस्पॉन्स शो करेगा, नहीं। वहीं पर अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं, वो स्लो प्रोसेस जरूर है बट अपना इफेक्ट लंबे टाइम तक शो करता है। तो ये था हमारा एंडोक्राइन एंड एक्सो सॉरी एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम में डिफरेंस। वहीं पर अगर आप आगे कंटिन्यू चैप्टर करते हैं तो हमारे कुछ एनसीईआरटी के कंसेप्ट आते हैं। पहला कंसेप्ट ये आता है कि मूवमेंट क्या है। अगर मूवमेंट की बात करें, मेरे ये हाथ है, मैं अपने इस हाथ को इस पोजीशन पे लेके जा रही हूँ, यानी कि इस हाथ की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहां से मूव करके मैं दूसरी पोजीशन चेंज कर रही हूँ। इसी को हम मूवमेंट कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर के द्वारा कोई भी चीज़ हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उसके रिगार्डिंग हम जब उसकी पोजीशन चेंज कर दें उसको हम क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। याद रखना, ये लोकोमोशन नहीं है, ये सिर्फ मूवमेंट है। वहीं पर अब बात करते हैं मूवमेंट्स की, जो कि कुछ ग्रोथ को शो करती है और कुछ मूवमेंट होते हैं जो कि ग्रोथ को शो नहीं करते हैं। अब ग्रोथ को शो करने वाली मूवमेंट कौन सी होती है? चलो, एक बीज है, बीज को मिट्टी में बो दो, जैसे ही क्या होगा, उसके जैसे ही वो फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा यानी कि उगना स्टार्ट करेगा, जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, उसी टाइम पे यानी वो क्या कर रहा है, वो मूवमेंट भी कर रहा है, साथ ही साथ वो ग्रो करने लग रहा है। वहीं पर दूसरी बात लेके चलते हैं। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक बिल्ली भाग रही है या फिर एक बच्चे हैं जो कि झूला झूल रहे हैं, इनका क्या आपको लगता है ग्रोथ से कोई लेना देना होगा? कोई लेना देना नहीं है। तो हमने मोमेंट्स के बारे में जान लिया है। मोमेंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, मोमेंट से रिलेटेड हमने ये जान लिया है कि कौन ग्रोथ शो करता है और मोमेंट से रिगार्डिंग कौन ग्रोथ शो नहीं करता। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारी एनसीईआरटी इसको मेंशन करके बैठी हुई है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मोमेंट्स विद लाइफ? अगर मैं बात करूँ, जो हमारे विजिबल मोमेंट्स है ये हमारे साथ एसोसिएट्स क्यों हैं? ये एसोसिएट इसलिए हैं कि जो हमारे मूवमेंट होते हैं वो रिस्पॉन्स के फॉर्म में होते हैं, कि हमारे आसपास में इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होना, उसके रिगार्डिंग जब हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं एक्चुअल में वो मूवमेंट हो रही है। आगे बात समझ में। चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। हमने बात कर ली कि नर्वस सिस्टम, पहले तो हमने बात करी कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के बाद में मैंने बात करी कि स्टिमुलस क्या होता है। हमने ये अच्छे से समझ लिया। वहीं पर फिर मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दो सिस्टम्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एक हमारा नर्वस सिस्टम होता है। एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एक हमारा नर्वस सिस्टम होता है। उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। हमने मूवमेंट्स के बारे में भी बात कर ली। तो अब हमें क्या जानना है, हमें अब एक एक करके सारी चीज़ें पढ़नी है। हम पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो नर्वस सिस्टम के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम बनता किससे है, इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। अगर मैं बात करती हूँ, नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है न्यूरॉन। बच्चे हमेशा नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूजन कर डालते हैं। बेटा, न्यूरॉन जो होती है वो फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की होती है। ठीक है। वहीं पर अब बात करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें आते हैं दो टाइप के सेल्स। एक आता है एक्साइटेबल सेल्स और एक आता है हमारा नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स में यानी कि जो एक्साइटेबल की कैपेबिलिटी रखता हो, यानी कि जो इम्पल्स अपने से जनरेट करता हो, उसको बोलते हैं हमारा कौन? न्यूरॉन। वहीं पर अगर मैं बात करूं नॉन एक्साइटेबल सेल्स की, इसमें अगर मैं बात करूं तो अलग टाइप के सेल्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, रिपेयरिंग का काम करवाते हैं। रिपेयरिंग का, नरिशमेंट देना, ये इम्पल्स जनरेट नहीं करवाते, सिर्फ ये रिपेयरिंग का काम करते हैं। और आप लोगों को जानकर इस बात पे हैरानी होगी कि 50% से ज़्यादा हमारे में यही सेल्स प्रेजेंट है जो कि इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहे हैं। ओके, इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग हमें नहीं जाननी है।
हमें न्यूरॉन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो न्यूरॉन के बारे में ध्यान देते हुए पहले हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम। अगर मैं बात करूं, हमारा जो न्यूरॉन होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन डेंड्राइट्स, सेकंड वन सेल बॉडी एंड थर्ड वन एक्सोन। इस डायग्राम में कुछ अलग भी नाम दे रखे हैं, आपको सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जो मैं नाम बता रही हूँ सिर्फ आपको वही याद करने हैं। अगर मैं बात करूँ, ये हमारा पोर्शन जो होता है ये पूरा का पूरा बीच में सेल बॉडी कहलाता है। अगर वहीं पर अगर मैं बात करूँ, हमारा ये जो पोर्शन है इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, और ये जो आपको लंबा सा नजर आ रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, ये एक्सोन कहलाता है। वहीं पे लास्ट में हमें एक और नोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। बेटा ये क्या है, ये टर्मिनल नोब बोलो या फिर एक्सोन एंडिंग बोलो। सो बी केयरफुल, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सोन। अगर फर्दर की बात करें क्या क्या चीजें इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेंटर में सेल बॉडीज के क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जैसे कि हमारे बाकी सेल्स में है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मीसल्स ग्रेन्यूल जिसको बोलते हैं। एक्चुअल में बाद में जाके पता चला था ये मीसल्स ग्रेन्यूल कुछ नहीं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के टुकड़े हैं। उन्हीं को ही हम क्या कह रहे हैं, मीसल ग्रेन्यूल्स कह रहे हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन पता होना चाहिए। मीसल ग्रेन्यूल्स का क्या काम है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करना। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, हमारे और क्या प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पर न्यूरोफाइब्रल प्रेजेंट है। न्यूरोफाइब्रल का क्या काम है, न्यूरल फाइबर का काम क्या होता है, ये सेल साइटोन की शेप को मेंटेन करने में, यानी कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही जान। डेंड्राइट्स हैं ये। डेंड्राइट्स जो होती हैं हमारे, अगर बात करें ये वाला जो न्यूरॉन है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है ज़्यादा मात्रा में। मल्टीपोलर न्यूरॉन में बहुत सारे ब्रांच क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। याद रखना, रिसीव कौन करता है स्टिमुलस को, हमेशा याद रखना सिग्नल को रिसीव करने वाला कौन होता है, डेंड्राइट्स होता है। डेंड्राइट्स जो लेके आता है वो किसके पास लेके आता है, साइटोन के पास लेके आता है। साइटोन से फिर एक्सोन के थ्रू एक्सोन एंडी तक जाता है, और एंडिंग के बाद अपना वो जो भी उसको दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल दे रहा है वहाँ पे ट्रांसफर होगा। ये मैं आपको फर्दर बताऊंगी। फिलहाल के लिए हमें एक्सोन के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेंड्राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। डेंड्राइट्स सेल बॉडी, सेल बॉडी में सेंटर में न्यूक्लियस और नीसल ग्रैन्यूल्स। नीसल ग्रैन्यूल्स का याद रख लेना कि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। अब आता है हमारे एक्सोन। एक्सोन में क्या होता है, स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्वान सेल ही क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्या है, माइलिन शीथ है। ये सारे के सारे माइलिन शीथ है। और इसके आउटर में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे स्वान सेल है जो कि माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करवाएंगे। एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है इसको एक्सोलीमा कहते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वैसे ही एक्सोलीमा है। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। याद होता है तो ठीक है, कई बार मेंशन करने आ जाता है, पर नहीं भी हो तो भी चल जाएगा काम। ठीक है। अब आता है हमारा क्या, और हमें क्या याद रखना है, दो माइलिन शीथ के बीच में गैप होता है, यानी कि इस गैप की बात कर रही हूँ। ये वाला जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। सॉरी सॉरी, माइलिन शीथ नहीं, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रनवेयर बोलते हैं। रणवीर नहीं बोलते, रनवेयर बोलते हैं। ठीक है। अब आती है बात आगे, यहाँ पर और क्या हमें याद रखना है, आगे की याद रखने की बात है। यहाँ पर ये एक्सोन एंडिंग, इसको टर्मिनल नोब भी बोल देते हैं और साथ ही साथ एक्सोन एंडिंग भी बोलते हैं। हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं स्नैप्टिकल वेसिकल। और स्नैप्टिकल वेसिकल्स में क्या होते हैं, न्यूरो प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये कहो केमिकल मैसेंजर प्रेजेंट होते हैं। आगे बात समझ में। अब आते हैं हमारी दूसरी चीजों पे। एक तो ये याद रखना, न्यूरॉन जो होता है लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, नर्व नर्व की अगर मैं फंक्शन की बात करूँ या फिर उसकी डिफाइन की बात करूँ, तो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू एंड फॉर्म द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक, उसको हम क्या कहते हैं, वो किसके थ्रू होता है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। ठीक है। हमें यहाँ पर न्यूरॉन के बारे में पता चल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखना है कि सिग्नल रिसीव कौन कर रहा है, डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं।
सिग्नल को कन्वर्ट कौन कर रहा है? साइटोन कन्वर्ट कर रहे हैं इम्पल्स में। और ट्रेवल कौन कर रहा है, यानी कि अपने आप से लेके दूर कौन लेके जा रहा है? एक्सोन लेके जा रहा है। आगे बात समझ में क्लियर इतना? अब आते हैं हमारी दूसरी चीजों पे, टाइप ऑफ न्यूरॉन। इसको बस थोड़ा सा ही जानने की जरूरत है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जानने की जरूरत, क्योंकि मुझे यहाँ पर सूडो यूनिपोलर समझाना है, इस वजह से मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। अगर मैं बात करती हूँ हमारे ना इसके प्रोसेस के हिसाब से, यानी कि इनकी जो प्रोसेस निकल रही है, इनको प्रोसेस बोलते हैं। इनके निकलने के हिसाब से हमने इनके नाम रखे हुए हैं। पहला आता है एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर और सूडो यूनिपोलर। एपोलर की बात करें तो जो सिलेंट्रेटा है उसमें पहले देखने को मिला था साइटोन बॉडी देखने को मिली थी। यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसेस नहीं दिखाई दे रही होगी, कोई भी एक्सोन ना कोई भी डेंड्राइट्स, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये एपोलर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा यूनिपोलर। ये जब एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तब हमें ये चीजें वहां पर, हमारा जो पहला जो न्यूरॉन्स बनता है वो इसी टाइप्स के बनते हैं, यूनिपोलर्स बनते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बाइपोलर्स। बाइपोलर्स हमारी बात करें तो ऑल्फैक्टरी, यानी कि नोज के अंदर जो ऑल्फैक्टरी की एपिथेलियम है उसमें मिलते हैं बाइपोलर्स न्यूरॉन, और एक ही साथ कहाँ पर? रेटिना पे। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा सूडो यूनिपोलर। इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि यही जो है हमारे स्पाइनल कोड के एरियाज में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें ये सूडो यूनिपोलर ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ऐसा क्या है, ये क्यों इसको सूडो यूनिपोलर कहा जा रहा है। ये जब साइटोन है, साइटोन से एक एसिड निकल रहा है, एक प्रोसेस निकल रहा है, ये मान के चलो कि ये ऐसे कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सोन बन रहा है, यहाँ पे और कुछ नहीं बन रहा, पर ये आगे जाके क्या धोखा दे रहा है, इसने दो प्रोसेस निकाल दी है। एक प्रोसेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स और एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन। आगे बात समझ में, इसको नाम है डोर्सल रूट गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये याद रखना। वहीं पर बाइपोलर्स का याद रखना, यहाँ पर एक डेंड्राइट्स होती है और एक एक्सोन होता है। ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सोन मान, ये हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? रेटिना के ऊपर और ऑल्फैक्टरी यानी कि नोज के एपिथेलियम लेयर। आगे बात समझ में, हमने यहाँ पर न्यूरॉन के डायग्राम, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा है, हमने प्रोसेस के हिसाब से डिवीजन देखा है। अब आती है इनके फंक्शन के हिसाब से पार्ट पे बात करने की। अगर होता क्या है, न्यूरॉन्स को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला वो जो सिग्नल्स हमारे हाथों से या किसी भी बॉडी पार्ट से सिग्नल को लेके जाता है, किसके पास? ब्रेन के पास। एक जो ब्रेन में एनालाइज करवाएगा। तीसरा जो कि ब्रेन से वापस या स्पाइनल कोड से वापस लेके जाएगा जहां पर उसको फंक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। हमें तीन टाइप्स के न्यूरॉन पढ़ने हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा इंटरन्यूरॉन और थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये स्टिमुलस है, कोई भी स्टिमुलस मिला रिसेप्टर सेल्स को, रिसेप्टर सेल्स यानी कि हमारे स्किन के ऊपर कहीं पर भी रिसेप्टर्स जो है, जो जिस पोर्शन, जिस बॉडी पार्ट्स को मिलेगा उसको हमने बोला रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स के थ्रू वो सिग्नल ट्रांसपोर्ट होंगे किसके पास? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो नर्व्स लेके जाएगी रिसेप्टर से, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल्स को लेके जाएगी, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। वहीं पर सेंसरी न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ पर आप वहाँ पर एनालाइज करने के लिए, न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे होते हैं रिले न्यूरॉन बोलो चाहे इनको इंटर न्यूरॉन बोलो। अब क्या होता है, जब उसने एनालाइज कर दिया, अब क्या है, रिस्पॉन्ड को मतलब जो भी एनालाइज करने के बाद जो रिस्पॉन्स देना है उसको वापस लेके जाना है। तो वो जो लेके जाएगी हमारे किसके पास? इफेक्टर के पास, जो कि करेगा रिस्पॉन्ड। उसके पास जब वो सिग्नल लेके जाएगी, वो कौन सी न्यूरॉन लेके जाएगी? मोटर न्यूरॉन लेके जाएगी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे तीन टाइप्स के न्यूरॉन है। पहला रिसेप्टर न्यूरॉन, दूसरा इंटर न्यूरॉन और थर्ड वन इज इफेक्टर न्यूरॉन। मैंने एक एक बढ़िया तरीके से आपको डिटेल बताई है, इससे ज़्यादा याद करने की नीड नहीं है, ना डिटेलिंग में पूछेंगे, बस आपको लैंग्वेज तो आपको खुद ही बनानी है। कंसेप्ट क्लियर होंगे, अपने आप आंसर दे पाओगे।